हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी विभवमापी की। विभवमापी के बारे में बहुत सारी बातें की थी हमने, उसका मानकीकरण भी किया था। अब हम बात करेंगे विभवमापी के उपयोग, और विभवमापी के उपयोग में सबसे पहला है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। राइट, तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं, तो ये तो एक प्राथमिक परिपथ, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करता हूं, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में इस कुंजी को लगाकर इस परिपथ को पूर्ण करते हैं तथा विभवमापी तार में धारा स्थापित करते हैं। विभवमापी तार में धारा स्थापित कर देते हैं। राइट, ओके। क्योंकि जब तक विभवमापी तार में धारा स्थापित नहीं होगी तब तक विभवमापी तार में विभव पतन नहीं होगा, और विभव पतन नहीं होगा तो प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन यानी कि विभव प्रवणता नहीं होगी, और विभव प्रवणता नहीं होगी तो द्वितीयक परिपथ में लगाई गई किसी भी युक्ति के विभवांतर की बात नहीं कर सकते। यस, ओके। एक काम हो गया, धारा स्थापित हो गई, विभव पतन हो गया विभवमापी तार पे। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो x, y और z ये एक 2A की है, ठीक है। इस 2A की में मैं चाहूं तो x और y के बीच में अगर डॉट इंसर्ट कर दूंगा, एक कुंजी लगा दूंगा, तो x और y जुड़ जाएंगे। इसमें से निकाल के y और z के बीच में लगा दूंगा तो y और z जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेल है E1, एक सेल है E2, ये दो सेल्स हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या किया, x और y को जोड़ा और जोड़कर इस विभवमापी तार पर एक शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त किया। शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करने का वही तरीका है, पहले जॉकी को यहां टच किया, एक तरफ विक्षेप आया, यहां टच किया, दूसरी तरफ विक्षेप आया, फिर यहां टच किया, एक तरफ विक्षेप आया, फिर यहां टच किया, दूसरी तरफ विक्षेप आया। तो इसका मतलब इनके बीच में एक बिंदु ऐसा है जहां पर टच करने पर विक्षेप शून्य आएगा। हाँ या ना? ओके। तो ये मुझे एक बिंदु मिला जिसको मैं बोल देता हूं J1 बिंदु, और इस J1 बिंदु की यहां से संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त हुई, L1। यस, ओके। शून्य विक्षेप की स्थिति में दो बातें समझनी है। नंबर एक, जब शून्य विक्षेप है तो इसका मतलब इस धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। धारा प्रवाहित धारामापी से नहीं हो रही तो इस सेल से भी नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो सेल के सिरों पर विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल इस विभवमापी तार पर ए और J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। यस और नो? ओके। तो क्या कहूंगा उस समय, मैं कहूंगा विद्युत वाहक बल E1 विद्युत वाहक बल E1 का मान विभवमापी तार पर A और J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा, और A और J1 के मध्य विभवांतर को क्या लिख सकता हूं, XL1। X कौन, विभव प्रवणता, प्रति एकांक लंबाई पर विभव X, तो L1 लंबाई पर विभव XL1, तो इसको क्या लिख दूंगा, X इंटू L1, यानी कि पहले सेल के विद्युत वाहक बल का मान आ गया XL1। वो अलग बात है कि मुझे अभी तक x का मान पता नहीं है, विभव प्रवणता का मान पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं पता, यहां तक की बात क्लियर है? ओके। अब x एंड y को हटाकर y एंड z को जोड़ते हैं तथा विभवमापी तार पर अब क्या करना है,
एक्स और वाई को तो हटा देते हैं और वाई और जेड को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए इसके मध्य एक कुंजी लगानी पड़ेगी। यस, और वापस से शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। सुनो जरा मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और यहां पर एक और शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। मान लो कि ये बिंदु कौन है, J2 है, और इसकी ए सिरे से जो दूरी है, इस विभवमापी तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L2 है। यस, तो क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में अब ये सेल E2 का हमारा है, यहां पे शून्य विक्षेप है, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इस सेल के सिरों पर विभवांतर विभवमापी तार पर ए और J2 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा, और इस सेल पे के सिरों पर विभवांतर खुद के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो क्या लिखूंगा, विद्युत वाहक बल E2 इक्वल्स टू विभवमापी तार पर ए और J2 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा, जिसका मान XL2 होगा। XL2 क्यों होगा, प्रति एकांक लंबाई पर विभवपतन x, तो L2 लंबाई पर विभवपतन XL2। ये आपके पास इससे कुल मिला के क्या आ गया, इससे आपके पास आ गया E2 इज इक्वल्स टू XL2। ये इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 क्या थी, E1 इक्वल्स टू XL1, ये थी इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या किया, E1 अपॉन E2 फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू XL1 अपॉन XL2 फाइंड आउट हो गई। x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। L1 और L2 कौन है, संतुलन लंबाइयां। सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1, सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई L2, हाँ या ना, ओके। तो L1 और L2 आपने प्रायोगिक विधि से प्राप्त किए हैं, तो L1 और L2 का अनुपात आपको मिल जाएगा, उससे दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात मिल जाएगा। अगर दो सेलों की तुलना करनी है, तुलना करने का मतलब किसका विद्युत वाहक बल अधिक है, किसका विद्युत वाहक बल कम है, और किसका विद्युत वाहक बल किससे कितना अधिक है, कितना कम है। और ये ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अनुपात निकाल लो। मेरी और आपकी एज का अनुपात मान लो 2 आया, तो यानी मेरी एज आपकी एज की दुगनी है, यही मतलब हुआ ना, तो अनुपात निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका है। तो आपने दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कर लिया, यानी कि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर ली। बोलिए ये बात क्लियर है, यस। चलिए विभवमापी की सहायता से किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लेंगे, E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बोलिए बात क्लियर है, ओके। अब दूसरी बात सुनो, यहां क्या करना है, E कौन है, E है, देखो ये वो वाला सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाले हैं, राइट। तो E कौन है, सेल का विद्युत वाहक बल। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो रही हो उस समय सेल के सिरों पर विभवांतर। बोलो हाँ कि ना, ओके। एक बात सुनो, सबसे पहले K1 में K1 में कुंजी लगाकर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं तथा पोटेंशियोमीटर वायर में विभवमापी तार में धारा स्थापित करते हैं। ठीक है जी, इस विभवमापी तार में आपने धारा स्थापित की। इस विभवमापी तार में आपने धारा स्थापित की, यस। अब दूसरी बात, कुंजी K2 इसको खुला रखा जिससे कि इस ये वाला परिपथ पूर्ण ना हो और इसमें धारा प्रवाहित ना हो, है ना। कुंजी K2 को खुला रखकर, हाँ जी, कुंजी K2 को खुला रखा गया।
जब कुंजी K2 को खुला रखा गया तो इस परिपथ में तो कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं। यहां क्या प्राप्त किया गया? शून्य विक्षेप बिंदु। शून्य विक्षेप बिंदु कहां मिला? मान लेता हूं शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त हुआ, मान लेता हूं किसी बिंदु J1 पर। यस, और शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ तो इसका मतलब सेल से भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो सेल के सिरों पर विभवांतर इस बिंदु A और J2 विभवमापी तार पर इस बिंदु A और J2 के J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा, है ना? तो मैं क्या लिख रहा हूं इस कंडीशन में? सेल का विद्युत वाहक बल, शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी तार पर A और J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। A और J1 के मध्य विभवांतर कितना होगा? x इंटू L1। x कौन? विभव प्रवणता प्रति एकांक लंबाई पर विभवपतन इंटू संतुलन लंबाई। यहां तक कि संतुलन लंबाई मैंने मान ली कितनी? L1। यस, ओके। तो यानी कि आपके पास सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया E इक्वल्स टू XL1, और ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है जी? अब आगे की बात सुनो। अब इस कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। यस, इसको बंद करने से क्या हो गया? परिपथ पूर्ण हो गया। परिपथ पूर्ण हुआ तो परिपथ में ऐसे एक धारा प्रवाहित हुई, और परिपथ में जब ऐसे धारा प्रवाहित हुई तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक उपयुक्त रेजिस्टेंस R काम में ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपको बताया था, उसमें से एक कुंजी निकाली, मान लो 5 ओम की कुंजी निकाली तो 5 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे काम आने लगेगा। बोलो हाँ के ना? यस। अब अपन इसको आगे बात करें। तो आगे बात करने के लिए यहां पे धारा प्रवाहित होने लगी क्योंकि आपने कुंजी K2 को लगा दिया और इसमें एक उपयुक्त प्रतिरोध R को काम में ले लिया। अब बताओ जी, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि सेल से धारा ली जा रही है, भले ही यहां पे शून्य विक्षेप हो। तो जब सेल से धारा ली जा रही है तो सेल के सिरों पर विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है? टर्मिनल वोल्टता मतलब जब सेल से धारा ली जा रही हो तब सेल के सिरों पर विभवांतर यानी कि कैपिटल V। यस, और तीसरी बात, विभवमापी तार पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। समझो जी, सारी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शून्य विक्षेप की स्थिति में आपको ध्यान रहे, यहां पे शून्य विक्षेप है, यानी कि धारा मापी से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, परंतु इस परिपथ में शून्य विक्षेप नहीं है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या कहूंगा आप? नंबर 1, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर सेल की टर्मिनल वोल्टता बराबर विभवमापी तार पर, अब शून्य विक्षेप प्राप्त किया ना, एक तो आपको शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ था यहाँ पे J1 बिंदु पर, और अब शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ है किसी J2 बिंदु पर, और J2 बिंदु की A सिरे से लंबाई लिया आपने L2। पूरी बात वापस से समझाता हूं। इधर धारा प्रवाहित हो रही है तो सेल के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। सेल की टर्मिनल वोल्टता इस A और J2 के मध्य विभवांतर के बराबर होगी, क्योंकि यहां जितना विभवांतर होगा उतना यहां पे होगा शून्य विक्षेप की स्थिति में, हाँ या ना? तो आप क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टता इक्वल्स टू VA/J2, और VA/J2 मतलब x इंटू L2, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी मिल गई आपको? XL2। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। यस, बात क्लियर है? अब आपका आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या था? E/V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये इक्वेशन नंबर 3। आप क्या कहोगे? आप कहेंगे E/V इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2। हर चीज का कारण है,
मैंने ये J2 को कम बनाया, मतलब J2 बिंदु इधर लिया है। क्यों आप बताएं, सेल की टर्मिनल वोल्टता ज्यादा होती है कि सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है? सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है, टर्मिनल वोल्टता कम होती है। तो टर्मिनल वोल्टता कम होगी तो उसके लिए संतुलन लंबाई भी कम प्राप्त होगी। यस, आपने क्या किया, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, E/V = L1/L2। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 व 4 से, हाँ जी, E/V की वैल्यू रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध = L1/L2 -1 × कैपिटल R। यहां आप सब कुछ पता है आपको कैसे। कुंजी K1 जब खुली हुई थी तब जो संतुलन लंबाई प्राप्त हुई थी वो L1 प्रायोगिक विधि से आपने पता की थी। जब कुंजी K2 को बंद कर दिया और यहां पे एक प्रतिरोध R लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स में एक प्रतिरोध R प्रयुक्त किया, तब संतुलन लंबाई कितनी प्राप्त हुई, L2। और प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध काम में लिया, R, वो सब आपको पता है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। बोलिए ये बात क्लियर है? यस, चलिए आगे चलते हैं। विभव मापी की सहायता से किसी वोल्टमीटर का अंशांकन करना है। तो सबसे पहली बात तो यहां पे यही समझें, वोल्टमीटर को मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे। अंशांकन, अंश अंकन, आप संधि विच्छेद कर लो, हिंदी में सबसे बढ़िया इलाज है अंश प्लस अंकन। यानी कि वोल्ट मीटर के पर भिन्न भिन्न अंशों को अंकित करना। 1 वोल्ट पर कितना विक्षेप होगा, 2 वोल्ट पे कितना विक्षेप होगा, 3 वोल्ट पे कितना विक्षेप होगा, उस वोल्ट मीटर के अंशों को अंकित करना वोल्ट मीटर में क्या कहलाता है, अंशांकन कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर 1 आपने क्या सीखा था, गैलोनोमीटर से को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना सीखा था। धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाए तो वो वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है, हाँ या ना। उस वोल्ट मीटर की एक निश्चित रेंज होती है कि नहीं। अब वोल्ट मीटर आप कितना भी बेहतर बना लो, पर वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। यस, तो आपने पहली बात गैल्वेनोमीटर को धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया, तो उस पर अंकित नहीं है उसके अंशांकन, उसके 1 वोल्ट पे कितना विक्षेप, 2 वोल्ट पे कितना विक्षेप, वो वहां पर अंकित नहीं है। तो नवनिर्मित वोल्ट मीटर पे उसके अंशों को अंकित करना भी अंशांकन कहलाता है। दूसरी बात, वोल्ट मीटर कितना भी अच्छा बना लो, वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का मापन नहीं करेगा, विभव के एग्जैक्ट वैल्यू को कभी भी मापन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो परिपथ से कुछ धारा लेगा तो मुख्य परिपथ में धारा घट जाएगी, तो वास्तव में विभव घट जाएगा और घटे हुए विभव का ही मापन करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विभव मापी की सहायता से किसी प्रतिरोध के सिरों पर एग्जैक्ट वोल्टेज ज्ञात करेंगे, फिर वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में त्रुटि ज्ञात करेंगे और उन वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में प्राप्त त्रुटियों को अंकित करना वोल्ट मीटर पे, वो भी क्या कहलाता है, अंशांकन कहलाता है। यस, तो 2 बातें हुई, क्या, नवनिर्मित वोल्ट मीटर पर उसके पाठ्यांकों को अंकित करना अंशांकन कहलाता है। नंबर 2, तो जो मैंने बताया वही लिखा है, नवनिर्मित वोल्ट मीटर पर उसके पाठ्यांकों को अंकित करना अंशांकन कहलाता है, और किसी वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों में त्रुटि ज्ञात करना, वो अंकित करना भी अंशांकन कहलाता है। पहली बात तो अंशांकन समझ में आ गई, राइट। दूसरी बात, तो ये अंशांकन करने के लिए मैं क्या करूंगा, जिस भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में एक तो वोल्ट मीटर जोड़ दूंगा, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। फिर उसी युक्ति के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए विभवमापी का उपयोग करके विभवांतर ज्ञात करूंगा, तो एक वास्तविक विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, एक वोल्टमीटर का पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा और दोनों में त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। हाँ के ना, बात क्लियर है क्या? ओके, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं अंशांकन के लिए सबसे पहले विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो
विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करूं? सबसे पहली बात तो कुंजी केवल लगाकर प्राथमिक परिपथ तो पूर्ण करना ही है। प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं और विभवमापी तार में धारा स्थापित करते हैं। ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना है? विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। उसके लिए मैं क्या करता हूं? एक्स और वाई को कनेक्ट कर देता हूं। एक्स, वाई और जेड ये टू वे की है, जिसमें मैंने एक्स और वाई को कनेक्ट करके कर दिया है। एक्स और वाई को कुंजी लगाकर जोड़ते हैं। अब शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। सुनना जी, शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। माना कि ये शून्य विक्षेप बिंदु इस यहां पर प्राप्त हुआ। कहां पर प्राप्त हुआ? J1 पे प्राप्त हुआ। और J1 की ए से जो दूरी है वो L1 है, L0 है, L0 है, L0 है, संतुलन लंबाई, राइट। सुनो जी, शून्य विक्षेप की स्थिति में यहां शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ। यस, शून्य विक्षेप की स्थिति में ये वाला जो सेल E0 कनेक्टेड है, इसमें इसके सिरों पर विभवांतर ए और J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा और इसके सिरों पर विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि ये शून्य विक्षेप है, यानी कि इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। हाँ या ना? तो शून्य विक्षेप की स्थिति में आप क्या कहेंगे? E0 के सिरों पर विभवांतर ए और J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। तो E0 इक्वल्स टू V ए J1, इसको लिखोगे ए J1 को क्या लिखोगे? X इंटू L0। L0 कौन है? संतुलन लंबाई। अच्छा, ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं यहाँ पे? विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कर रहा हूं। और विभव प्रवणता ज्ञात प्रायोगिक विधि से विभवमापी तार की विभव प्रवणता ज्ञात करने की विधि को मानकीकरण कहते हैं। और मानकीकरण के लिए जो सेल काम में लिया जाता है वो कैसा होता है? मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। ये है आपके पास स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल यानी कि मानक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल पहले से पता है। तो अब आप क्या लिखोगे? E0 इक्वल्स टू XL0, और यहां से आप लिख सकते हो X इक्वल्स टू E0 अपॉन L0, यानी कि आपको सेल की विभव प्रवणता का मान पता चल गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 से लिख देता हूं, राइट। चलिए अब आगे की बात करें। सुनो जी, अब क्या करूं? अब पहला काम तो क्या कर रहा हूं? एक्स व वाई को हटाकर वाई और जेड को जोड़ रहा हूं। यस। दूसरी बात, प्रतिरोध बॉक्स यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स में एक उपयुक्त प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करूं? पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में एक प्रतिरोध ज्ञात करूं, ठीक है जी। और वोल्टमीटर तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ही। प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध प्रयुक्त करोगे तो उस प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगी और उसमें विभवपतन होगा, और उस विभवपतन का मान सीधे ही कौन ज्ञात कर लेगा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कर लेगा, ठीक है। तो मैं एक तो यहां पे लिख रहा हूं वोल्टमीटर का पाठ्यांक। यहां वोल्टमीटर का पाठ्यांक तो आपके पास कितना हो जाएगा? V, राइट। और आपने क्या किया था? Y और Z को कनेक्ट किया था। हाँ जी, Y और Z को जोड़कर इस पे शून्य विक्षेप बिंदु क्या प्राप्त करते हैं? शून्य विक्षेप बिंदु। अब पहले तो कहां मिला था? पहले तो आपको शून्य विक्षेप बिंदु मिला था J1 पे। अब आपको शून्य विक्षेप बिंदु मिला है J2 पे। पहले संतुलन लंबाई कितनी थी? L0, और अब संतुलन लंबाई कितनी है जी? L। यस, ओके। शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा जी?
आप कहेंगे इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर का मान इस ए और J2 के मध्य विभवांतर के मान के बराबर होगा। प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर बराबर विभवमापी तार पर ए व J2 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। ए और J2 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा, यानी कि इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर एक तो वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त हो रहा है, और अब जो प्राप्त होगा वो किससे होगा? विभवमापी द्वारा प्राप्त। तो विभवमापी द्वारा प्राप्त पाठ्यांक को मैं ऐसे लिखता हूं, उसको रेजिस्टेंस बॉक्स के सिरों पर विभवांतर को V डैश से लिख रहा हूं, और इस V डैश का मान विभवमापी तार पर A और J2 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। A और J2 के मध्य विभवांतर को क्या लिखोगे? XL2। तो इससे आपके पास क्या आ गया? V डैश बराबर XL2, और X की वैल्यू आपके पास पहले से है, देखो ये रही। यस, तो आपने क्या किया? समीकरण 1 व 2 से आपके पास आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू X की वैल्यू थी E0 अपॉन L0 इंटू L। ये क्या प्राप्त हो गया? समीकरण नंबर 3। और ये V डैश कौन है? प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवमापी द्वारा प्राप्त किया गया विभवांतर। और विभवमापी द्वारा प्राप्त किया गया विभवांतर कैसा होता है? विभवांतर का वास्तविक मान। तो मैं लिख देता हूं, V डैश यहां पर कौन है? विभवमापी द्वारा प्राप्त विभवांतर का मान, अर्थात रेजिस्टेंस बॉक्स के सिरों पर विभवांतर का वास्तविक मान। राइट, एक विभवांतर का वास्तविक मान प्राप्त हो गया, एक आपके पास वोल्टमीटर की रीडिंग प्राप्त हो गई। यस, वोल्टमीटर की रीडिंग आप पहले से प्राप्त कर चुके हो। अब करना क्या? ये रहा, हाँ, वोल्टमीटर की रीडिंग आपके पास है, तो क्या कहेंगे आप? मैं लिख ही देता हूं, वोल्टमीटर का पाठ्यांक V। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि भी प्राप्त होगी। त्रुटि को लिखोगे डेल्टा V इक्वल्स टू V माइनस V डैश। ये वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि प्राप्त कर ली, और त्रुटि प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है? एक अंशांकन वक्र खींचना है। अब अंशांकन वक्र बनाते हैं। अंशांकन वक्र बनाते हैं का मतलब वोल्टमीटर के पाठ्यांकों व पाठ्यांकों में अंशांकन वक्र। अंशांकन वक्र ही बता रहा है कि आपके पाठ्यांकों में क्या त्रुटि है। ठीक है जी, उसके लिए आपने क्या किया? एक अक्ष पे आपने ली पाठ्यांकों में प्राप्त त्रुटि, एक तरफ लिया वोल्टमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, और ये ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ा? 5 अलग अलग पाठ्यांक लेने पड़े। मैंने कहा ऐसे अपन 5 भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त करते हैं। 5 भिन्न भिन्न पाठ्यांक कैसे प्राप्त हो सकते हैं? कई तरीके। पहले रेजिस्टेंस में 1 ओम निकाला था, तो 1 ओम के लिए विभवांतर ज्ञात किया। फिर 2 ओम निकाला तो 2 ओम के लिए विभवांतर का ज्ञात किया। फिर 3 ओम के लिए किया। ऐसे 5 पाठ्यांक हो सकते हैं। दूसरा, इसमें आपने 2 ओम का प्रतिरोध फिक्स कर दिया, और यहाँ पे रियोस्टेट में धारा नियंत्रक में धारा परिवर्तित की। तो यहाँ धारा परिवर्तित होगी तो इस प्रतिरोध बॉक्स में भी धारा परिवर्तित होगी। प्रतिरोध बॉक्स में धारा परिवर्तित होगी तो क्या होगा? इसके सिरों पर विभवांतर भी परिवर्तित होगा। तो मुझे तो वोल्टमीटर के 5 भिन्न भिन्न पाठ्यांक और विभवमापी से रेजिस्टेंस बॉक्स के सिरों पर प्राप्त विभवांतर के 5 भिन्न भिन्न पाठ्यांक याद करने हैं, जैसे कि 5 त्रुटि मिले, 5 वोल्टमीटर के पाठ्यांक मिले, और उनके लिए ग्राफ खींच लें। हाँ या ना? अच्छा, ऐसे 5 भिन्न भिन्न पाठ्यांक प्राप्त करते हैं कैसे? क्या करके? प्रयोग को रेजिस्टेंस बॉक्स में 5
भिन्न भिन्न प्रतिरोध प्रयुक्त करके बात समझ में आ गई। चलिए, तो ऐसे 5 पाठ्यांक प्राप्त हो गए, 5 त्रुटियां प्राप्त हो गई, उनके लिए मैंने ग्राफ बना लिया। और इनका ग्राफ बना डाला। ये आपको प्राप्त हो गया अंशांकन वक्र। यानी कि कुल मिला के वोल्टमीटर के सभी पाठ्यांकों में आपने त्रुटि ज्ञात की और उन त्रुटियों को ग्राफ पे बना दिया और वोल्टमीटर पे अंकित कर दिया। ये हो गया वोल्टमीटर का अंशांकन। बोलिए, बात क्लियर है? यस। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा विभवमापी का लास्ट टॉपिक है अमीटर का अंशांकन। पहले वोल्टमीटर का अंशांकन किया था, अब किसका कर रहे हैं? अमीटर का अंशांकन। ठीक है जी। तो अमीटर परिपथ में कहां जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। वोल्टमीटर वहां से हटा दिया है और वोल्टमीटर की जगह मैंने 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया है। 1 ओम का प्रतिरोध क्यों लगाया? सुनो, इसके सिरों पर विभवांतर हम विभवमापी की सहायता से ज्ञात करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? वी डैश। वी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आई डैश इंटू आर। यस, मैं कह रहा हूं यदि इस प्रतिरोध आर की वैल्यू 1 ओम हो तो यहां पे जब लिखोगे क्या आएगा? आई डैश इंटू 1 ओम इक्वल्स टू वी डैश, यानी कि आई डैश की वैल्यू वी डैश के इक्वल हो जाएगी। आपको अमीटर का अंशांकन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो अमीटर का वास्तविक पाठ्यांक ज्ञात करोगे और एक विभवमापी की सहायता से इसमें इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली, यानी कि इस 1 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करोगे। तो उस धारा का मान इस 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के मान के बराबर होगा। और वो विभवांतर कैसे ज्ञात करूंगा? विभवमापी की सहायता से। ये सुनो, ओके। इसके लिए वही करते हैं। नंबर 1, एक्स एंड वाई को जोड़कर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त करते हैं। तो क्या कहेंगे? शून्य विक्षेप की स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में लो जी, आपने एक्स और वाई को कनेक्ट किया है तो इसके सिरों पर विभवांतर यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल, यहां पे जो शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ बिंदु J1 पर, उस पर विभवांतर के बराबर होगा। और इसको क्या कहोगे? L नॉट संतुलन लंबाई। यस, तो क्या कहेंगे आप? E नॉट इक्वल्स टू वी ए J1। ए और J1 के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। ए और J1 के मध्य विभवांतर x इंटू एल नॉट, प्रति एकांक लंबाई पर विभवपतन x, तो एल नॉट लंबाई पर विभवपतन एक्स एल नॉट। तो इससे आपके पास आ गया ई नॉट बराबर एक्स एल नॉट। तो आपने लिखा x इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1। आपने यहाँ पे एक मानक सेल काम में लिया है ई नॉट, जिसका विद्युत वाहक बल पता है। संतुलन लंबाई एल नॉट आपको प्रायोगिक विधि से पता चल गई। तो आपको क्या पता चल गई? विभव प्रवणता, राइट। अब एक्स वाई को हटाकर y व z को जोड़ते हैं एवं शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। किया जी, मैंने x और y को हटा दिया, ठीक है जी, और y और z को जोड़ दिया। y और z को जोड़ा तो इसके सिरों पर विभवांतर किसके द्वारा प्राप्त होगा? विभवमापी के द्वारा। तो उस समय मुझे शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ यहां पर किस बिंदु पे? J2 पे। ये शून्य विक्षेप यहां भी प्राप्त हो सकता है, इधर भी प्राप्त हो सकता है, निर्भर करेगा कि इस 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल से कम है कि ज्यादा है, राइट। तो मुझे तो संतुलन लंबाई प्राप्त हो गई जी L। लो जी, यस। तो क्या कहेंगे?
शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या कहेंगे, v डैश इक्वल्स टू x इंटू एल। और आपको पता है कि v डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, i डैश के इक्वल, तो इन दोनों से मिला के क्या आ जाएगा, i डैश इक्वल्स टू xl। इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब आप कहेंगे समीकरण 1 व 2 से आपके पास आ जाएगा i डैश इक्वल्स टू x की वैल्यू ये रही, ई नॉट अपॉन एल नॉट इंटू एल। ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास, विभवमापी तार इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, किससे, विभवमापी की सहायता से। ये समीकरण नंबर 3। ये कौन है, ये कौन है, ये है विभवमापी की सहायता से 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। यस। और अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक आपको प्राप्त होगा कितना, I। तो अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, अमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या लिखेंगे, डेल्टा I इक्वल्स टू I माइनस I डैश। आपके पास अमीटर का पाठ्यांक मिल गया, आपके पास अमीटर के पाठ्यांक में प्राप्त त्रुटि मिल गई। उस त्रुटि को यहाँ पे आपको क्या करना है, अंकित करना है। कैसे करेंगे, पाठ्यांक में प्राप्त त्रुटि I इक्वल्स टू त्रुटि, बस अंशांकन वक्र खींचना है इनके लिए, अंशांकन वक्र खींचना है। और अंशांकन वक्र खींचने के लिए 5 पाठ्यांक चाहिए। 5 पाठ्यांकों के लिए यहाँ पे इस धारा नियंत्रक में धारा प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके धारा परिवर्तित करते रहेंगे, तो 5 पाठ्यांक चाहिए। तो आपने क्या किया, इधर लिया अमीटर का पाठ्यांक, इधर ली पाठ्यांकों में प्राप्त त्रुटि, और इसके लिए आपने ग्राफ खींचा। ये आपके पास त्रुटि वक्र यानी कि अंशांकन वक्र प्राप्त हो गया। बोली बात क्लियर है। तो कुल मिलाकर हमने विभवमापी पूरा पढ़ लिया है, विभवमापी के सारे उपयोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। राइट, शायद वो 1-2 दिन में हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी आपको डीपीपीस करंट इलेक्ट्रिसिटी की मिली हैं उनको सबको सॉल्व करने हैं और मुझे डाउट पूछने हैं। बात क्लियर है? ओके, चलिए।